सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानती हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? सबसे बड़ा धोखा इस देश को किसने दिया? 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ मैं रोजगार कांग्रेस पार्टी दूंगा, की बात कर रहा हूं। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का एक कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये धोखा नहीं था तो ये और क्या? वेलकम Thank you, सुप्रिया, thank you very चाय much. वाला इंटरव्यू, आपको चाय पिलाएंगे, आपके बारे में बात करेंगे। चाय पसंद है मुझे। यू आर अ टी पर्सन, आई एम अ टोटली टी नॉट कॉफी? नो नो। ओके। और बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, पहले खुद एक टीवी एंकर रह चुकी हैं जी सुप्रिया हाँ, श्रीने, बिल्कुल। इसीलिए जब ऐसे सामने वाली सीट पे बैठती हैं एंकर के, तो कभी कभी लगता है ये क्या सवाल पूछ रहा है, ये कैसे एंकर कभी कभी नहीं, हमेशा लगता है ये क्या, ये एंकरिंग है, ये चरण वंदन है, ये चरण चुंबन है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक मौका देता हूँ, इस चाय वाला इंटरव्यू में आपका एपिसोड है, आप शुरू करिए। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आप अपना काम करिए, जब करना होगा बीच में तो मैं कर लूंगा। तो ये स्विच ओवर कैसे हुआ था जब आप जर्नलिज्म, मैं एकदम शुरुआत में नहीं जा रहा हूं, जर्नलिज्म खत्म करके राजनीति में आना कैसे हुआ था? 2019 की बात है ये। 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे और मैंने कुछ 19-20 साल जर्नलिज्म किया था और शिद्दत से तगड़े तरीके से किया था, बहुत दिन रात एक करके किया था और एग्जीक्यूटिव एडिटर थी एक चैनल की, टाइम्स ग्रुप में। और उस समय मेरे पास 2 रास्ते थे, एक मैं कंटिन्यू करूं एज अ जर्नलिस्ट और दूसरा था कि मैं एक लोकसभा चुनाव लड़ूं। मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने तुरंत हामी भरी, क्योंकि मुझे लगता था कि पॉलिसी मेकिंग का सबसे सशक्त माध्यम, या अगर आपको किसी की जिंदगी बदलनी तो सबसे सशक्त माध्यम जो है वो राजनीति है। और थोड़ा सा मैं डिसइल्यूजन थी जर्नलिज्म से। जर्नलिज्म में डीके ऑलरेडी सेट इन हो गया था, व्हाट्सएप लोगों के आते थे, तो हम लोग कुछ हद तक तो जर्नलिज्म बिल्कुल खड़ा कर पा रहे थे, लेकिन मुझे दिखता था अराउंड मी एक चरण चुंबकों की फौज बननी शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता था ये मेरे लिए अब जगह नहीं है। और मैं बहुत ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट थी, जबकि मतलब मेरे बीजेपी में भी उससे उतने संबंध थे जितने कांग्रेस में थे। बहुत लोगों को मेरा कांग्रेस की पृष्ठभूमि भी नहीं पता थी, मतलब मेरे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को भी कि मैं उनके एमपी की बेटी हूँ, वो उनको मेरे एक्चुअली सोशल मीडिया चेयरपर्सन बनने के बाद पता चला कि मैं ऐसा है। चिदम्बरम जी को तब पता चला जब मेरे फादर की डेथ हुई और वो प्रेयर सर्विस में आए। तो ये सारी बातें थी। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि तो बीजेपी वाले दोस्त अभी भी हैं जिनसे कांटेक्ट थे? जो लीडर्स थे वो ठीक है, मतलब ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं कि आप दिन भर व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं जैसे, लेकिन मेरा बहुत एक्सेस था। और एक्सेस इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ऑब्जेक्टिव थी और 4.5 साल हो गए आज भी बीजेपी मेरे काम को लेकर मेरे पीछे नहीं पड़ पाती, नहीं तो अभी तक तो धज्जियां उड़ा दी गई होती। तो मुझे ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए और अच्छा था तब तक। पर एक टाइम पर आप लाइफ में डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी मेरे साथ। मेरे पेरेंट्स की और मेरे ब्रदर की 3 साल में ही डेथ हो गई थी। तो मेरे लिए बहुत इजी था ये डिसीजन, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि हाँ भाई, एज एन एडिटर एंकर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ पर तो आपकी ज़ीरो कमाई होने वाली है। लेकिन एक बदलाव का जो जरिया राजनीति होता है वो मुझे बहुत प्रभावित पहले से सोचा था राजनीति में आएंगी? शायद बचपन से राजनीति में इंटरेस्टेड तो थी, एब्सोल्युटली। मुझे याद है कि हम 6th में हमारी सिविक्स के चैप्टर्स शुरू हुए थे स्कूल में। मैं लोरेटो लखनऊ में पढ़ती थी और हमारी एक बहुत प्रतिष्ठित टीचर थी मिसेस ब्राउन, और उनके क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठती थी क्योंकि मुझे बहुत चाव था। क्लास 6 में मुझे आज भी याद है मंडल कमीशन के बारे में मुझे इतना पता था अपने स्कूल में कि बहुत लोग सोचते थे कि मैं एक समुदाय से आती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। सो आई वाज वेरी पॉलिटिकली वेरी अवेयर एज अ चाइल्ड, क्योंकि शायद घर पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, आपका तो राजनीतिक परिवार ही था, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी मेरे फ्रीडम फाइटर्स थे। घर पर बोलचाल, घर पर जो मतलब मैंने बहुत ही तगड़े डिबेट तो घर पर ही होते देखे हैं। ह्यूज डिफरेंस किसके बीच? मतलब मेरे फादर के बीच में, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ और मेरे बाबा के बीच में बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स होते थे। सो वी वर अ वेरी बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली थी। मतलब सब कुछ से कुछ भी कह सकते, कोई ये नहीं था कि ये बड़े हैं तो इनसे ये मत बोलो। बड़े हैं आप, बिल्कुल आराम से, पूरे सम्मान से, लेकिन हम लोग बहुत एनकरेज किया जाता था। सो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन अ बॉय गर्ल, या बड़ा मतलब हाँ, आप पूरे सम्मान से, लेकिन अपनी बात रखने की। लाइक मुझे अभी भी याद है कि मैं रीडर्स डाइजेस्ट की सब्सक्राइबर थी और रीडर्स डाइजेस्ट आती थी, और उसकी मेल को एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने खोल दिया था। चिट्ठी आती, क्या है वो चिट्ठी, उसमें लिखा रहता है कि आपका ये सब्सक्रिप्शन है। तो मुझे बहुत नाराज, मैंने कहा मेरे नाम पे एड्रेस थी, आपने क्यों खोला? मैं 7th या 8th में पढ़ती, मैंने कहा आपने क्यों खोला? तो उन्होंने कहा कि तो वो मतलब वो 7th 8th में एंड उन्होंने माना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आपके नाम पे एड्रेस था। सो वी वर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। वर यू द ओनली चाइल्ड? No, I had a brother who I lost, but otherwise we lived in a joint family. तो मेरे चाचा के बच्चे होते थे, हम थे, बुआ लोग आते थे। बट कितना बड़ा था परिवार? बड़ा परिवार था, मतलब शुरू में तो खैर मेरे फादर 4 भाई थे,
दो बहनें, तो सब एक साथ ही रहते थे। फिर जब लेकिन आई थिंक बाय द टाइम आई वाज बोर्न मेरे चाचा एक मिलिट्री में चले गए थे, थोड़े दिनों बाद एक चाचा फिर मेरे गवर्नमेंट जॉब में चले गए थे। बट हाँ, मतलब हर त्योहार उस पे सबका, चारों भाइयों का आना, बट एक भाई और पापा और बाबा दादी सब साथ में रहते थे। आपका बचपन लखनऊ में गुजरा या फिर वहाँ? लखनऊ में गुजरा, लेकिन जाते बहुत थे। जोगियाबारी हमारा गांव है महाराजगंज में। पापा पॉलिटिकली 71 से ही एक्टिव हो गए थे, और हमारा वैसे भी घर गोरखपुर बांसगांव ही पड़ता है, तो जाना बहुत होता था। मतलब आई थिंक हर 2 महीने में तो चले ही जाते थे। और गर्मी की छुट्टियां तो आई थिंक कुछ एक अजीब सी बात थी कि मेरा भाई और मैं कभी भी फॉरेन वेकेशंस नहीं लाइक करते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। और हमें गांव जाना है, हाँ, महाराजगंज जाना है। एक वो थोड़ी उन्मुक्तता थी वहां पे, आप झूले झूल रहे हैं, ये वो। और आपके पिताजी ने सारी राजनीति भी तो वहीं की ना? हाँ, 71 से टिल द टाइम ही पास्ड अवे, फ्रॉम 71 टू 2016 ही यूज्ड टू लिव इन महाराजगंज। जैसे मैं तो फिर भी लखनऊ या दिल्ली रह के वहां जाती हूँ, वो वहीं रहते थे। कितने चुनाव लड़े उन्होंने? 5 या 6 शायद? 5 वैसे मुझे नंबर वाइज नहीं याद है, मतलब हाँ, 5 या 6 चुनाव, एमपी रहे 2 बार, तो हाँ, और मतलब, 2 बार वो जीते थे उसमें। हाँ, 2 बार सांसद और उसके पहले विधायक। तो उन्होंने कभी कहा था कि मेरी सीट आपको संभालनी है बाद नहीं, में? नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं, ऐसी इस चर्चा तरह नहीं का हुई? कुछ भी नहीं था। आई वॉज अलाउड टू मेक माई ओन चॉइस। मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे बड़ा डॉक्टर बनने का चाव था। मेरी मदर को बहुत था कि मैं मेडिसिन में जाऊं, पर बाय द टाइम आई फिनिश माई 12th मेरा अच्छे नंबर्स आए, बायो सब था, बट मुझे लगा कि नहीं, मेडिसिन इज नॉट फॉर मी। तो मैंने, और बहुत ही मतलब इतना डेमोक्रेटिक था कि मैंने एग्जाम्स दे दिए, सिलेक्शन भी हो सकता था। फिर मेरे फादर से मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना ये डॉक्टर वॉक्टर, क्या करना चाहती हो? मैंने कहा देखेंगे। अब एक क्लास 12वीं की लड़की बोल रही है देखेंगे, एंड पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। एंड आई लेफ्ट मेडिसिन, आई लेफ्ट साइंस एंड आई टुक अप लिबरल आर्ट्स, और मैंने लिबरल आर्ट्स पढ़ा। मेरी माँ को बड़ा, कॉलेज तो मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं दिल्ली में LSR से आके मैंने मास्टर्स किया। तो मेरी माँ को बड़ा धक्का लगा था, वो बहुत साइंस माइंडेड थी, लेकिन माय फादर सेड व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। सो मेरी माँ को ये था कि चल अब लिबरल आर्ट्स ले गया तो ब्यूरोक्रेट बन जाओ। मैंने नहीं, मुझे तो जर्नलिस्ट बनना है, और हमारे फैमिली में कोई भी जर्नलिस्ट नहीं था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज एब्सोल्युटली माय। तो बचपन में कभी लगता था जब पिताजी सांसद बने थे? बहुत अच्छी लगती थी राजनीति, है ना, बहुत बढ़िया, फैसिनेट करती थी? फैसिनेट नहीं करती थी, लेकिन ये लगता था कि जैसे उनको देखती थी वो कैसे लोगों की लाइफ में बदलाव कर सकते थे। तब राजनीति भी बहुत डिफरेंट थी। मेरे फादर इतने कॉल्स करते थे, कभी पुलिस, कभी थाना, कभी कचहरी, लोगों की मदद के लिए। बहुत। तो मुझे लगता था कि ये जो चीज है ना, ये करनी है। बाकी सब तो ठीक है। मुझे पैसे का कभी भी चाव नहीं था, मतलब बचपन से नहीं था। वी वर बोर्न इन अ गुड वेल टू फैमिली, तो वो नहीं था। बट पावर इन द सेंस टू मेक अ चेंज बहुत अच्छा लगता था। और फिर जब पार्लियामेंट देखा और फादर को बिल्स पढ़ते, ये करते, तो लगता था कि ये जो चीज है ना, ये तो पिताजी के चेंज यहाँ पे आ सकता है। पिताजी के साथ संसद आना होता था कभी? मतलब हाँ, कुछ टाइम गई हूँ। फिर मैं जर्नलिस्ट बन गई तो मैं संसद उनसे ज्यादा जाती थी। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा जो लड़की 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में संविधान की एक कॉपी लेके क्लास में, और बहुत हंसते थे लोग। मेरी टीचर कहती थी व्हाई यू सिटिंग विद दिस, आई सेड बट दैट्स व्हाट यू आर टीचिंग। अब वो सिविक्स का चैप्टर ICSE में, और मैं संविधान लेके, तो मुझे आई थिंक बाय द टाइम आई फिनिश क्लास 10 I knew large parts of the Constitution, which helps me now. तब उतना हेल्प शायद। तो आपने फिर ग्रेजुएशन किया किस सब्जेक्ट में? ग्रेजुएशन किया मैंने 99 में, एंड उसके बाद क्या सब्जेक्ट? I did political science, economics, English literature. Okay. लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑनर्स नहीं होता है, इट्स ये कोर्स। देन आई केम टू दिल्ली, एंड फिर मैंने लेडी श्रीराम से अपना मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री किया, ऑफ द वर्ल्ड, मास्टर्स इन हिस्ट्री किया। एंड उसके बाद इंटरनेशनल हिस्ट्री, मतलब उसमें सब खत्म, मेसोपोटामियन वगैरह सब पढ़ा। बट आई थिंक 2001 में मैंने बिजनेस टुडे ग्रुप ज्वाइन किया, और मुझे लग रहा था कि दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, मुझे तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म करना है, मुझे क्या बिजनेस। लेकिन मैं बिजनेस टुडे ज्वाइन किया, और मुझे फिर बिजनेस इतना अच्छा लगने लगा, बिकॉज यू नो बिजनेस जर्नलिज्म हैज अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। डेटा है, आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स देख रहे हैं, मैंने बैलेंस शीट्स पढ़नी सीखी, ये सब, तो मुझे बहुत मजा आने लगा। इमेजिन साइंस, उसके बाद आर्ट्स, आई हैव रियली डन एब्सोल्युटली तीनों स्ट्रीम्स कवर किया, एंड हार्डकोर इकोनॉमिक्स अब तो। सो फिर मैंने बिजनेस टुडे में आई थिंक 2-2.5 साल काम किया, एंड देन आई जॉइन NDTV प्रॉफिट, व्हिच वाज अ बिजनेस न्यूज़ चैनल। अगेन बिजनेस, एंड देन आई कंटिन्यूड विद बिजनेस। उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, ET नाउ ज्वाइन किया, एंड आई थिंक आई stayed in business journalism for almost 19-20 years. तो आपका जर्नलिज्म सारा टीवी का, और उससे पहले जो था वो सारा बिजनेस जर्नलिज्म था, बट आई थिंक लास्ट 10 years मैंने बहुत पॉलिटिकल पॉलिसी किया। तो जैसे हमारा बिजनेस न्यूज चैनल था, बट मैं उसमें बहुत पॉलिसी कवर करती थी, तो फिस्कल पॉलिसी, RBI पॉलिसी, तो इट बॉर्डर्स अ लॉट ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी।
तो उसके चक्कर में मैंने पॉलिटिकल इवेंट्स भी बहुत कवर किए, और अब बिजनेस चैनल्स पर भी बहुत पॉलिटिक्स भी कवर होती है. सो जो मेरा प्राइम टाइम शो था वो डिबेट था, विच वाज ऑन इकोनॉमिक. एक और शो था 7 o'clock पे, उस पर मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सब करती थी. सो मेरा पॉलिटिक्स से वास्ता रहा, बट हार्डकोर पॉलिटिकल जर्नलिज्म जैसे कि ये माइक लेके करने का वो नहीं किया. ओके. तो 18-20 साल का आपका टीवी का जर्नलिज्म, मोस्टली बिजनेस जर्नलिज्म रहा. उसके बाद आपने बताया इंडियन कि इकोनॉमी बहुत फैसिनेट करती है मुझे, नॉट इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी एज अ होल. और फिर उसमें बहुत मौका फैक्ट्स, मिला. फिगर्स. आई लव डेटा, आई एम अ डेटा क्रंचर. मुझे डेटा दे दीजिए, मैं किस डेटा से मैं किसी को भी निस्तनाबूद कर सकती हूँ. आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन डेटा, बिकॉज मुझे लगता है डेटा, आंकड़ा झूठ नहीं बोलता है, और आंकड़े के आगे अगर आपको आंकड़ा नहीं समझ में आ रहा तो आपकी कुछ गलती है. एंड देन फिर उसमें बहुत मतलब उसमें ब्रिक्स में भी जाने को मिला, G20 जाने को मिला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में 12 बार गई. सो आपको एक्सपोजर भी उस तरह का मिलता है. यू आर स्पीकिंग टू द पीपल हु आर फॉर्मिंग द पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट यू. जैसे जीएसटी मैंने बहुत कवर किया था 2017 में. जेटली साहब से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे. और फिर जब मैं महाराजगंज चुनाव लड़ने गई और मैं एक हलवाई के यहाँ गई प्रचार के दौरान, उसने कहा हम 8 तरह का जीएसटी देते हैं. तो मैंने कहा क्या? उसने तो ये सारी चीजें आपको समझ आया कि पॉलिसी मेकिंग और एक स्टूडियो में बैठ के करना विज़ावी एक्चुअल पॉलिसी को जमीन पर देखना बिल्कुल दो अलग चीजें होती हैं. मुझे याद है मैं आरबीआई पॉलिसी कवर करती थी, तो हर आरबीआई पॉलिसी जाती थी, बहुत कमेंट्री करती थी. एंड देन व्हेन आई सॉ द कैश फ्लो इन द इकोनॉमी, मुझे लगा कि बिल्कुल अलग डिफरेंट बॉल गेम है. तो जब होस्ट करती थी वो टीवी शोज और इंटरव्यूज वगैरह, मजा तो आता होगा, तभी तो आपने 10, 12, 15 साल वो खींचा. देखिए, अगर आपको उस टाइम सवाल लगता था पूछना अच्छा लगता है तो आप एक जर्नलिज्म एंजॉय करेंगे. आई रियली यूज्ड टू लाइक क्वेश्चंस. मैं रिसर्च करती थी, फिर मुझे लगता था इसका जवाब तो यही लोग देंगे, तो इनसे पूछना पड़ेगा. तो चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो सीईओज हो. आई मीन आई हैव इंटरव्यूड द टॉप सीईओज इन द वर्ल्ड, बट सवाल पूछना अच्छा लगता था. ओके. बताइए, टीवी स्टूडियो से कहाँ आप सीधे वो धूल फांकने जमीन पर उतर गई? नहीं, बट आई थिंक दैट इज द रियल इंडिया. आप स्टूडियो की आर्च लाइट्स में बैठकर ये सोच सकते हैं कि आप बहुत, हम सब लोगों को एज एन एंकर लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और क्या एक्सक्लूसिव क्या. द रियल इंडिया इज ऑन द ग्राउंड, and so disconnected and so different, and their needs and their desires and their demands are so different. मतलब मुझे वहां जाके लगा कि शौक लगा था अचानक? शौक तो नहीं लगा था, ऐसा नहीं सोचा था रियल इंडिया ऐसा हो. मानव जी, शौक नहीं लगा था, बिकॉज मैंने अपने फादर की तरफ से एक्सपोजर तो देखा ही था रियल इंडिया का. मतलब उनको मैं देखती थी कि गर्मी, जाड़ा, बरसात कोई वही नहीं है, रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे जा रहे हैं, ये सब तो मैंने देखा था. और सुबह 4 बजे से उनका फोन बजना शुरू होता था, और वो तो बहुत मतलब फोन वोन करते थे, पैरवी, ये वो, और छोटी छोटी बातों की भी, बड़ी बातों की भी. कहीं पे कुछ केस हो गया तो पार्लियामेंट छोड़ के भागे जा रहे हैं, ये सब देखा था. बट क्योंकि मैंने पॉलिसी मेकिंग बहुत क्लोजली देखी थी, तो मुझे उसका इम्पैक्ट देख के थोड़ा सा कभी कभी शौक लगता है कि द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी इज ह्यूज, एंड आई डोंट नो इफ वी एज पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड दैट. वो बहुत लगता है. तो जब वो लोकसभा टिकट मिला, आपको खुद हैरानी हुई थी या आपको लग रहा था कि नहीं ये आएगा, आने वाला है? नहीं, हैरानी नहीं हुई थी. In fact, the first time they talked to me, मैंने अपने सीईओ को बताया भी था कि ऐसे से उन्होंने अप्रोच किया है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. एंड उसके बाद वो बात वहीं पे खत्म हो गई थी. फिर जब टिकट मिला तो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि लड़ना तो है. और अच्छा, तो इसमें भी डबल माइंड में थी आप? पहले लगा कि नहीं लड़ना है? नहीं, मतलब डबल माइंड में नहीं थी, बट जब जॉब कर रही थी तो मुझे लगता था कि मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ. एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पे पैकेज बहुत अच्छा था, प्लस एक आपके लाइफ में रूटीन होता है ना. आप सवेरे उठे, आप गए ऑफिस, मैं रात को 2-2 बजे तक भी वापस आती थी, बट यू हैड अ रूटीन टू योर लाइफ. आज ये ब्रेकिंग है, इतनी स्टोरीज करेंगे, ये तो वो डिसरप्ट होना शेड्यूल जो आपका 20 साल से वो होता है, बट इट्स ओके. आई मीन आई थिंक आई टुक द एब्सोल्युटली राइट डिसीजन. ओके, सो यू डोंट रिग्रेट इट? मतलब कोई पछतावा नहीं है चुनाव लड़ने का? इससे बेहतर शायद मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन ही नहीं लिया. ओके. ट्रोलिंग आपकी बहुत हुई थी, लेकिन कि आपके अभी भी होती है? नहीं, उस टाइम तो ये हुई थी ना कि आप दो मुद्दों पे हुई थी. एक ये मुद्दा था कि क्योंकि आपके पिता सांसद थे, इसीलिए आपको टिकट मिला, तो आप तो परिवारवाद का हिस्सा बन गई. कहने वाले कह सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इस पर क्या जवाब देती हैं आप? मुझे लगता है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, और बेवकूफ़ी की बात इसलिए है, मेरे पिता सांसद थे तो मुझे टिकट मिल गया, तो वो थोड़ी इंश्योर करता है कि मैं संसद पहुंच गई. मैं तो हार गई ना. मैं जमीन पर लड़ूंगी, जमीन के काम करूंगी, अगर लोगों का विश्वास होगा तो मुझे जिताएंगे, नहीं तो टिकट मिलने से क्या होता है? टिकट तो 1000 लोगों को मिल जाता है, क्या सब लोग जीत के पहुंच जाते हैं? मुझे लगता है ये परिवारवाद वाला जो डिबेट है, ये बहुत ही अल्प ज्ञान का डिबेट है. इट्स अ कंप्लीटली मिसप्लेस्ड डिबेट.
जो भी व्यक्ति चुनकर आया है उसके मताधिकार को, उसके जनमत का आदर कीजिए। अगर आज कोई व्यक्ति एक बड़े परिवार से है या छोटे परिवार से है, अगर उसको जनता ने चुनकर भेजा मतलब तो डिबेट वोट खत्म से हो जानी चाहिए। क्या डिबेट है? परिवारवाद तब है कि भैया आप ना कभी चुने गए, लेकिन आप जो है आप बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता है जो लोग चुन के आते हैं उनको जनता चुनकर भेजती है। ठीक है। और दूसरा मुद्दा जिस पर आपकी ट्रोलिंग हुई वो ये कि पत्रकारिता छोड़कर अचानक आपने राजनीति में छलांग लगा दी और लड़ने लगी वो चुनाव। तो जब भी लगाती तो अचानक ही होता। तो मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है वो तो जो ट्रोलिंग। पत्रकार जब आते हैं राजनीति में और चुनाव लड़ते हैं, किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि भैया इसका मतलब जब आप जर्नलिज्म आप एजेंडा चला रहे आप थे। एजेंडा चला रहे थे। ये अच्छा आपने सवाल पूछा। 4.5 साल हो गए बेचारे, अभी तक एक एजेंडा का एक शो लेकर निकाल नहीं आ पाए। और आप ये तो जानते ही हो कि मुझसे तो भाजपा को खासा प्रेम है। तो अगर अभी तक उनके पास शोज होते जहां पर मैंने भाजपा के खिलाफ या सिर्फ कांग्रेस का समर्थन किया होता, तो अभी तक तो वो शोज पूरे सोशल मीडिया पे चल रहे होते। एक भी शो नहीं चल रहा है। 4.5 साल हो गए बेचारे, लेकर भी वो ट्वीट्स आए जहां पर मैंने शायद कांग्रेस की तरफ थोड़ा क्रिटिकल रही हूं। तो अगर ऐसा होता तो मतलब ये अननेसेसरी डिबेट है क्या कि पत्रकारिता से जो लोग जाते हैं आई राजनीति में? ऑल्सो थिंक, आई विल टेल यू समथिंग, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये मैं अपन बोलती हूँ कि लोगों को पता चले। जब तक मैंने पत्रकारिता छोड़ी तब तक ऐसा माहौल बन चुका था कि अगर आप भाजपा के बीट रिपोर्टर हैं तो आपसे कांग्रेस वाला बात नहीं करेगा, अगर आप कांग्रेस के हैं तो भाजपा वाला बात नहीं करेगा। ये एक आज की तारीख में रिपोर्टर्स भी आपस में बात नहीं करते थे? रिपोर्टर्स नहीं, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, एमपीज, एमएलएस, मंत्री आपसे नहीं बात करते थे। आज भी मुझे याद है जेटली जी के मैंने 4 इंटरव्यू किए बजट के बाद, और उन चारों इंटरव्यू के बाद मैंने चिदम्बरम जी का भी इंटरव्यू किया सेम डे। आई एम द ओनली जर्नलिस्ट इन द कंट्री हु कुड डू दैट, बिकॉज इतने डिवाइडेड हैं इन टर्म्स ऑफ बायस्ड रिपोर्टिंग कि नेता भी आपको ट्रस्ट नहीं करता है। बट जेटली जी भी मुझे एक्सेस देते थे, चिदम्बरम जी भी देते थे। सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट आई डिड अ जर्नलिज्म वेयर आज 4.5 साल बाद मैं कह सकती हूँ हिंदुस्तान में ऐसा दूसरा कोई जर्नलिस्ट नहीं है जिसने सेम डे बजट के दोनों लोगों का इंटरव्यू किया हो। एक तो ये। दूसरा, आपने ये जो बात बोली जर्नलिस्ट का आना, आई थिंक पॉलिटिक्स इज एन आइडियोलॉजी। आप अगर अपना काम एज अ जर्नलिस्ट ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब बाकी लोगों को अगर आप सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, आप एक चरण वंदन और चरण चुंबक बने हुए हैं ऑन एयर, और उसके बाद आपको कोई पार्टी टिकट दे देती है, तो वो तो सबके सामने है ना बात। आपको हम बैन करें और आपकी जो आपकी उसको क्या बोलते हैं, जो वकालत है, वो आपके चैनल, आपके एडिटर, आपके मालिक नहीं बीजेपी के लोग करने लगे, तो फिर आप पर कहीं संदेह होता है। मतलब जिस तरह बाकी लोग राजनीति में आ सकते हैं, एक्टर आ सकते हैं, बिजनेसमैन आ सकते हैं, Why not a journalist? पत्रकार क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। मतलब यही है ना। अगर कल को आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप एक्टिव राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप मतलब वो बैरियर पत्रकार के लिए ही क्यों है? और मुझे ऐसा लगता है पत्रकार कई बार सच जो है वो बिना फिल्टर के देखता है। जैसे मैं तो पॉलिसी मेकिंग मैंने इतनी देखी कि पीछे क्या है, आगे क्या, तो मुझे ऐसा लगता है पत्रकार को सच भी थोड़ा ज्यादा पता होता है। हम जो टीवी पर बोलते हैं वो शायद 60-70% सच है। कुछ सच हम टीवी पे कहाँ बोलते हैं? आप बोलते हैं सारा सच जो आपको पता नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक पत्रकार के लिए ये चॉइस शायद ज्यादा इजी है देन सम अदर प्रोफेशंस। मैं कह रहा था ना, जो खुद 15-20 साल ये कर चुका है, इसीलिए मुझे पता था आप जरूर इस तरह वापस मुझ पे डालेंगी। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, जब चुनाव लड़ा आपने तो आपको लग रहा था कि आप जीत भी सकती हैं वो चुनाव? कभी ये फील आया था? क्योंकि देखिए कांग्रेस का यूपी में सबको पता है कि वो ग्राफ 2009 के बाद लगातार नीचे आया है। 2009 पे सब काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। तो एक तरह से आपने रिस्की गेम खेला। आई मीन गेम, अगर मैं वर्ड यूज मतलब हाँ, इट वाज अ बिग रिस्क, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक बहुत वेल पेइंग जॉब छोड़कर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पर फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन कुछ नहीं है। आई लिव ऑफ माय सेविंग्स, आई लिव ऑफ माय म्यूचुअल फंड्स जो मैंने उस टाइम पर किए। तो उस टाइम पर देखिए, जब आप चुनाव के बीच में होते हैं, जब आप चुनाव में प्रचार में हैं, आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां से तो हर आदमी को लगता है मैं जीत रहा हूं चुनाव। लेकिन ऑब्वियसली मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी। मतलब मुझे पता था कि स्पेशली पुलवामा के बाद जिस तरह से माहौल बदला था, तो मुझे लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ इलेक्शन। और जिस तरह से प्रधानमंत्री घूम घूम कर पुलवामा पर वोट मांग रहे थे, वो लग रहा था टफ है। और इनफैक्ट मेरे लिए बहुत पर्सनल था, क्योंकि मेरे क्षेत्र का एक बच्चा पंकज त्रिपाठी नाम का पुलवामा में शहीद भी हुआ था। तो मैंने उसके पेरेंट्स को, उसकी पत्नी को देखा भी था। तो ऐसा नहीं था कि मैं मुगालते में जी रही थी, लेकिन जब आप लड़ते हैं तो आप फिर पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, और लड़ाई तो मुझे अच्छी लगती है। तो जब रिजल्ट आया था तो एक्सपेक्टेशंस पे ही था या लगा कि एक्सपेक्टेशंस? आई वाज डिसअपॉइंटेड विद द नंबर्स, बट इट डिड नॉट, मतलब मुझे 1 मिनट के लिए भी ये रिग्रेट नहीं हुआ, अरे यार ये मैंने, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, और लड़ेंगे और आगे करेंगे। तो इस बार
पूरा इरादा है दोबारा लड़ने का? बिल्कुल। और इस बार कैसी टक्कर होगी? इस बार अच्छी टक्कर होगी, हम जीतेंगे। क्योंकि इस बार कांग्रेस यूपी में बड़ी मुश्किल सी स्थिति में दिख रही है। नहीं, बट आई थिंक देखिए, आप अगर परिवेश देखिए कांग्रेस का, सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, विपक्षी दलों का, अगर आप परिवेश देखिए, अगर आप जो जमीनी हकीकत है वो देखिए, तो भाजपा बैकफुट पर है आज। अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं, चाहे वो महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, आर्थिक असमानता पर हो, या अब जो जातिगत जनगणना को लेके, यूपी के लोग बहुत अवेयर हैं। यूपी के लोगों को लगता है कि हाँ, ये गलत हो रहा है और भाजपा इस मुद्दे से भाग रही है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है हमारी, जिस पर हम सब लोग एक साथ आए, हम जहां पर भी लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे। मतलब लगता है आपको कुछ वो सीटों का अरेंजमेंट हो जाएगा? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं हो जाएगा? होगा। आप, अच्छा, मैं आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा जी। हूँ। मैं, अगर इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी दे दीजिए मेरे लिए, तो अच्छा ही है। राहुल गांधी क्या अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। प्रियंका गांधी के बारे में पता नहीं। आई थिंक उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है पार्टी में। पर आपकी इच्छा है कि एज अ कांग्रेस पर्सन, मुझे लगता है कि वो लोग लड़े वहां। मेरी इच्छा ये है कि राहुल गांधी इस देश का नीति निर्माण करें, और इसलिए करें क्योंकि वो इस देश की तकलीफों को, इस देश के दर्द को, युवाओं को, महिलाओं को समझते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं। मेरा बहुत मन है कि प्रियंका जी का रोल बड़ा है और भी बड़ा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सहृदयता और साहस उनमें जिस तरह का है वो कम लोगों में होता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पार्टी बेस्ट यूज करती है लोगों का, और पार्टी इंक्लूडिंग मेरा भी बेस्ट यूज करेगी। एब्सोल्युटली, ओके। अब जब से आप राजनीति में आई हैं, जर्नलिज्म छोड़ के, परिवार वाले क्या कहते हैं? अच्छा फैसला था, सही फैसला था, या फिर कहाँ रहती हो पता ही नहीं होता है? बहुत डेमोक्रेटिक, जैसा कि मेरी परवरिश और मेरा था वैसा ही डेमोक्रेटिक अभी भी है। सो मेरे भाई का परिवार और हम लोग साथ ही रहते हैं, तो नहीं, आई डोंट थिंक दे हैव अ से ऑन। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत, हिम्मत नहीं हिम्मत की, ओह, घर पे सबसे बड़ी भीगी बिल्ली मैं हूं, बच्चों के सामने, अच्छा। सबके सामने, ओह एवरीबॉडी। अगर आपको लगता है मैं ओपिनियनेटेड हूं तो मेरे घर आ जाइए। ओह क्या ओपिनियंस है। आपके हस्बैंड भी पूरा इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में? बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट। जीरो। वो क्या करते हैं? मतलब he votes and all that. He's a very private person, so I don't like to talk about it. But he works for a multinational. He's at a very senior position. But उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ इतना लेना देना है कि मैं जब कभी-कभी घर से जब शो करती हूँ और जब मेरा ध्वनि का डेसिबल बढ़ता है, तो वो अपने ऑफिस का दरवाजा, अगर कभी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो बंद कर लेते हैं। ये मतलब ऑपोजिट नेचर के है क्या? मतलब नहीं, ऑपोजिट नेचर क्या है? प्राइवेट पर्सन है, जैसे आपने कहा। He's a private person. He's a very opinionated, very strong-headed, but he doesn't like to be, in the political sphere. And बाकी सबकी ओपिनियन, मतलब सबको, I value people's opinions, Right. but eventually it's my call. कितने बच्चे हैं आपके? 2, मतलब मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, और वही हम साथ में रहते हैं। अच्छा, ओके। लव मैरिज थी, बताना चाहेंगे या नहीं? हाँ, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। You don't want to talk more about it? No, I mean, we met while he was, while we were both in college, and अरे बाप रे, इतना पुराना है? I think we knew each other for 10 years before we got married. Okay. So, कॉलेज से मतलब शुरू हुआ college था? से, and we were not in the same college. He was in Roorkee, I was in Lucknow and all that. But my brother knew him. So हमारे brother के common friends थे. So it was always very approving. कि मतलब ठीक है, she's with a good guy and all that. और मुझे I think लाइफ में आपको हर व्यक्ति को एक एंकर चाहिए होता है, and I do think that my husband is that anchor in my life. Like मैं usually बहुत परेशान नहीं होती हूँ। Also I think at a very young age when you see the death of family members, आप थोड़ा ज़्यादा strong भी हो जाते हैं। मैं usually, but sometimes when I do get worried, I know the only person I have to turn to is my husband. तो वो बहुत ही, he's never said, जैसे अगर अब क्या होगा, तो he'll never say, he'll always say हो जाएगा, ठीक, देखते हैं, let's see. So he's very calm. वो कभी ये नहीं कहते इतनी लड़ाई क्यों होती है टीवी पे तुम्हारी सबकी, या सोशल मीडिया पे सबसे इतनी लड़ाई क्यों होती है? नहीं, उनको लगता है कि मैं ठीक। आपको लगता है कि आपकी बहुत लड़ाई होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर वो व्यक्ति जो अपनी बात मजबूती से रखेगा, वो टारगेट भी होगा, उसकी लड़ाई भी ज्यादा होगी। मैं ही करके चली जाऊं तो मुझसे किसकी लड़ाई होगी? मेरे नेता को आप 4 बात बोलिए और मैं मुस्कुरा के फिसफिसा के चली जाऊं। आप मेरे नेता को 4 बात बोलेगा, मैं 40 सुनाऊंगी आपको। आप एक बात भी मत बोलिए तो मैं भी सम्मान से शो करूंगी, आप भी सम्मान से शो। तो इससे आपको फर्क पड़ता है? जैसे कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जब ट्रोलिंग होती है? या नॉट एट ऑल। ट्रोलिंग का मतलब है दैट आई एम हर्टिंग वेयर इट हर्ट्स। तो जब मेरी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि निशाना, तीर सही जगह लगा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में आपने क्या बदलाव किया है जब से आपको उन्होंने सोशल मीडिया बदलाव दिख रहा है काफी, दिख रहा है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपको क्या बदलाव दिखता है? अग्रेसिव हो गया है, क्रिएटिव हो गया है,
फैक्ट्स एंड डेटा बहुत आने लगे हैं, ऐसा लगता है नींद से जाग गया है। पहले बीजेपी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल मीडिया पर हराती थी, हैंड्स डाउन, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी एक नई जान दिखती है उसके सोशल मीडिया में। ये आई थिंक सिर्फ जान ही नहीं दिखती है, मुझे लगता है आपने क्या किया? हम बीजेपी को लगातार हरा भी रहे हैं। हमने नैरेटिव हम सेट करते हैं, रिएक्ट वो करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास कभी भी आंकड़ों का सहारा तो होता नहीं है, वही निचले स्तर की भाषा, वही निचले स्तर की राजनीति। तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा, आई थिंक विद ऑल ड्यू क्रेडिट, मेरे पहले जो भी थे, चाहे वो मेरे प्रेडिसेसर्स थे या जितनी भी टीम थी, आई थिंक उन लोगों ने सोशल मीडिया को लाकर यहाँ तक खड़ा किया। मैं या मेरे बाद या उसके बाद जो भी आएगा वो बढ़ाएगा ही। आप आज ये शो कर रहे हैं, अगर आपके बाद भी कोई ये शो करेगा तो मुझे लगता है शो बढ़ेगा ही। तो मैंने, आई थिंक हर व्यक्ति लेकिन अपना थोड़ा सा एक ट्रेट अपने काम में जरूर छोड़ता है। और मैं भी इसमें जोड़ दूं, जब मैंने कहा कि वो कांग्रेस का सोशल मीडिया जाग गया है, वो मैं कह रहा हूं कि 5-7 साल में मैंने देखा है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और अब तो एकदम ऐसा आ गया है कि सो आई थिंक मैं बहुत डेटा में यकीन करती हूँ, मैं बहुत दो टूक बातों में यकीन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट आस्क द टफ क्वेश्चंस, वी आर द मेन ऑपोजिशन। तो अगर उसमें किसी को असहज महसूस होता है और लगता है कि हम अग्रेसिव हैं, तो आई थिंक असर्टिव और अग्रेसिव एक ही चीज है। और अगर एक महिला अग्रेसिव को कहा जाता है, पुरुष को उसी बात के लिए असर्टिव कहा जाएगा। मुझे लगता है मैं बहुत असर्टिव हूं, आई एम वेरी नो नॉनसेंस। आप मुझसे बेकार की बात करेगा तो मैं वहां बैठ के चुपचाप हंसूंगी नहीं, मैं आपको 4 बात सुना दूंगी। अगर वो पुरुष कहेगा तो ओ माय गॉड ही नोज हिज माइंड, बट अगर एक महिला कहेगी गॉड शी इज सो अग्रेसिव, दैट्स अ कल्चरल सोशल डिफरेंस, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी को आप चाहती हैं कि वो देश का नीति निर्माण करें, मतलब प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बने, ये आपकी इच्छा है? बिल्कुल। और क्या आपका विजन भी है? आपको लगता है कि वो मुझे PM बन लगता है सकते कि हैं? इस देश को राहुल गांधी में एक नई उम्मीद दिखती है। मुझे ये पूरी तरह से लगता है। आज मैं जहां पर भी जाती हूं या वो जहां भी जाते हैं, जिस तरह से लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और हर तबके के लोग, वो गरीब भी हैं, वो अमीर भी हैं। हमने एक भारत जोड़ो यात्रा करी, 4,500 किलोमीटर वो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर। उसमें वो सिर्फ सीईओ से नहीं मिल रहे थे, उसमें वो किसानों से मिल रहे थे, मजदूरों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, गृहिणियों से मिल रहे थे, प्रोफेशनल से मिल रहे थे। और मुझे लगता है लोगों को एक ये उम्मीद जगी है कि ये व्यक्ति राजनीति अलग तरीके की कर रहा है। इनके लिए राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाकर अपना एजेंडा चलाना नहीं है, ये वाकई में एक बदलाव करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए राजनीति के एक नए प्रारूप को मैं राहुल जी में देखती हूं। और जब आपने कहा कि मेरी इच्छा, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोगों की इच्छा है कि राजनीति उस तरह की होनी चाहिए। राजनीति उस तरह की होनी चाहिए कि एक मैकेनिक जब आपको बोलता है कि मेरे हाथों में कालिख लगी है, मैं कैसे आपका हाथ पकड़ूं, तो आप उसका हाथ ही नहीं पकड़ते, आप उसको गले भी लगा लेते हैं। और वो आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कैमरा पर हैं, वो आप जेन्युइनली फील करते हैं और वो दिखता है। आई थिंक वो दिख भी जाता है। ये तो जैसे मैंने कहा ना, इच्छा है। रियलिस्टिक अगर तरीके से देखें, अब इंडिया अलायंस है, इसमें सीटें देनी पड़ेंगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जाहिर है अगर बीजेपी जाती है और इंडिया अलायंस जीतता है तो उसका दावा मजबूत होगा। लेकिन अभी तक तो उस पर कोई एग्रीमेंट है नहीं कि पीएम का कोई फेस होगा, बाद में कौन बनेगा। पर मुझे लगता है कि 28 जो हमारे घटक दल हैं और हम लोग जो हैं, जब हम मिलके बात करते हैं तो हम बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करते कि मैं न्यूज़ 24 के स्टूडियो आके सब कुछ बता दूंगी या मैं एंकर्स को बोलूंगा अच्छा हमारी ये बात हो गई है। मुझे लगता है कुछ चीजें अनसेड होती हैं। मुझे लगता है कि देखिए, सत्ता से पहले ये समझना जरूरी कि हम साथ क्यों आए हैं। हम एक थान के कटे हुए लोग नहीं है, हम हर चीज पर एक दूसरे से हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके वो नहीं करते हैं। हम कोई फैशिस्ट नहीं है कि हमने कह दिया अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजों पे हमारे मतभेद भी हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो अलायंस बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि हम सब लोगों का एक संविधान में यकीन है, एक यकीन है कि ऐसा देश हो जहां पर चलती ट्रेन में आपका नाम लेकर गोली ना मारी जाए, जहां पर एक टीचर एक छोटे से बच्चे को बुलाकर इसलिए ना पीटे क्योंकि वो एक समुदाय का है। मुझे लगता है अगर आपकी ये मानसिकता है तो आप उस ऐसे देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सवाल पूछा कि ये कोई बात नहीं बनी है, कुछ बातें हैं जो वो वक्त पे डाल देनी चाहिए और जब वक्त आएगा तो वो बातें भी हो जाएंगी। और बहुत सारी बातें चल भी रही हैं which I am not at liberty to discuss publicly। I get it। जी। और अब सबसे इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड। ओके, वेरी गुड। यहां मैं आपको फंसाऊंगा। चलिए, लेट्स सी। ओके, शुरुआत करते हैं। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटे छोटे जवाब देने, 1-2 शब्द हो तो बेस्ट है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? सबसे अच्छा वक्ता, बेस्ट स्पीकर? राहुल गांधी, दिल से बोलते हैं। सबसे अच्छा भाषण आपको उन्हीं का लगता है? ओके। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नेता कौन है? प्रियंका जी।
Okay, all right. शी इज ऑल्सो अ वुमन, विच इज वाई Yes. यू नो, एक पुरुष और एक महिला के हार्डवर्क में डिफरेंस होता है, क्योंकि आपके घर पे बच्चे हैं, आपके घर पे पेरेंट्स हैं, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसके साथ राजनीति करना। Okay. सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। आसान था ये तो। मोस्ट बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट अंडररेटेड लीडर, अंडररेटेड। जिसको सबसे कम आंका जाता है, लेकिन वो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, 55 साल का निर्वाचित एक्सपीरियंस, और चुनकर बने हैं, और बहुत पकड़ रखते हैं राजनीति पर और जमीनी राजनीति पर। उनको भाजपा कम आंक रही है, ऐसे ही कम आके बस हम ये चाहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रोल्ड लीडर कौन है? वन ऑफ देम इज मी, राहुल गांधी। बहुत ट्रोल किया गया, बहुत रेपुटेशन उनकी असैसिनेट करी गई। देश का अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप किसे मानती हैं? और नेहरू जी एंड अ वेरी क्लोज सेकंड इंदिरा जी। नंबर 1 नेहरू, Yeah. देन इंदिरा गांधी। बिकॉज देखिए, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये देश 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजाद ही हुआ था, लेकिन नेहरू जी बैठ के ये नहीं रोते थे, अरे अंग्रेजों ने कर दिया, अब मैं क्या करूं। उन्होंने ही वेंट इनटू नेशन बिल्डिंग। तो मुझे लगता है वो मजबूत विचार वाला व्यक्ति। बेस्ट पीएम पूछूं या वो स्ट्रॉन्गेस्ट में ही आ जाएगा? आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाएगा। ओके। ऐसा नेता जिसे पीएम बनना चाहिए था, लेकिन वो कभी पीएम बन नहीं पाए। बन नहीं पाए, नहीं बनेंगे राहुल जी। अच्छा, बनेंगे। दैट्स अ गुड वन। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? हमारे चारों चीफ मिनिस्टर अभी के, कोई एक उसमें से? नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत जी, सिद्धारमैया जी, सुक्खू जी और भूपेश बघेल जी। सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानती हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है। ना, अपना नहीं, सबसे धोखेबाज। धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जी। तो वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? मतलब कहने का कि उनसे धोखा। बड़ा धोखा इस देश को किसने दिया? नहीं, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ मैं रोजगार कांग्रेस पार्टी दूंगा, की बात कर रहा हूं। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का एक कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये धोखा नहीं था तो मैं ये और क्या कांग्रेस था? पार्टी को धोखा देने वालों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना, उसमें से किसी का आप नाम आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। हिंदी इंग्लिश बोथ। हाँ हाँ। प्रधानमंत्री, जुमलेबाज, गृह मंत्री, विफल, राहुल गांधी, माय बॉस, माय लीडर, माय इंस्पिरेशन। वेरी गुड। प्रियंका गांधी, शी इज ऑल हार्ट्स, somebody I deeply deeply love, my leader. I really love her. मैं कम लोगों के लिए कहती हूँ। ओके, राहुल गांधी से भी ज्यादा? अब मत फंसाओ मुझे। नहीं, फंसने की कोई बात ही नहीं। सोनिया गांधी, Oh my God, she is grace and dignity personified. I wish every woman in this country has some essence of her dignity and grace. What a woman. कोई घटना याद है ऐसी आपको इन तीनों से पहली मुलाकात कभी हुई हो? राहुल से, प्रियंका से या सोनिया जी से? मैं राहुल जी से एज अ जर्नलिस्ट तो मिली थी, तो मुझे लगता था कि बिकॉज वो जर्नलिस्ट से मिलते थे, तो मुझे लगता था कि बंदे में दम है, ये तो मुझे लगता था। और मेरे फादर उनको बहुत लाइक करते थे, तो मुझे थोड़ा बायस भी थी शायद मैं उनके लिए। बट व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड, ओ नो, बंदे में दम है। मैं प्रियंका जी से नहीं मिली थी। मैं प्रियंका जी से मेरी पहली मुलाकात राजनीति में आने के बाद ही हुई। मैम से मिली थी, और मैम की मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2016 में, एंड आई वाज एन एंकर, एडिटर, जर्नलिस्ट। और मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत है और कल फादर को ओबिचुरी एमपीज को दी जाती है 2 मिनट का मौन रखकर। तो मुझे अभी भी याद है, एक मेरा बर्थडे था, ये पापा का बर्थडे था, और वो अपने क्षेत्र में थे, एंड यू नो वी केप्ट वेटिंग फॉर हिम। फिर वो बहुत रात को आए, तो बर्थडे निकल भी चुका था। तो मैंने उनको बोला कि क्या मिलता है आपको? तो उन्होंने ऐसी मजाक में कहा, जब मैं मरूंगा तो ये देश का सदन ना 2 मिनट का मौन रखेगा। सो मेरे पास कॉल आया मैम के ऑफिस से कि कल ओबिचुरी है एंड यू शुड कम। और ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, दे जस्ट राइज एंड 2 मिनट साइलेंट रहते हैं। तो वो ओबिचुरी हो गई और मैम निकल रही थी। मैं किसी का फोन आया, किसी ने बोला मुझे कि वो गेट नंबर 8 या 6 से निकलती थी, वहाँ पे बुलाया। So when I went to her, she just said to me, we just observed silence for your father. She didn't need to do that. But you know, the fact that she did it, it touched me so deeply that I can't tell you. Because I just think it, my father was very, very, very fond of her. She was seemingly also very fond of my father. But the fact that उनको लगा कि वो मुझे बुलाकर ये बोले, it really deeply touched me. And she's so dignified and yet she's so much fun. मतलब लोग बिलीव नहीं करेंगे वो कितनी हंसमुख है। ओह माय गॉड, व्हाट अ सेंस ऑफ हमें तो ऐसा तो कभी वो लगता बहुत, नहीं है, मतलब बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत लाइट हार्टेड है। और एंड शी इज वेरी, शी इज लाइक अ मदर एंड येट शी इज वेरी असर्टिव। तो उनके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा। तो इनमें सबसे ज्यादा डांटता कौन है?
नहीं डांटता कोई नहीं डांटता है? नहीं आपको नहीं, मतलब जनरली। नहीं द टू वेल मैनर्ड। मुझे कभी कभी लगता है डांटना चाहिए पर डांटते नहीं है। बहुत ज्यादा लीनियंट है। लीनियंट बहुत है। ओके। जिसके एडवांटेज भी लेते हैं लोग, बट ठीक है। अखिलेश यादव, आई थिंक प्रॉमिसिंग। अरविंद केजरीवाल, लेट्स सी। you can say pass. He's an ally, let's see. Okay. असदुद्दीन ओवैसी, Team B of the BJP. मायावती, I think वो अपनी ताकत खुद नहीं पहचान रही हैं। पर लोग तो कहते हैं कि वो जानबूझकर अपनी ताकत को अंडर प्ले कर रही हैं बीजेपी को वो फायदा अपनी ताकत पहुंचाने के नहीं लिए। पहचान रही, इसलिए वो उतनी मुखरता से वो नहीं कर पा रही जो उनको करना चाहिए। तेजस्वी यादव, ब्राइट। केसीआर, करप्ट। क्योंकि इलेक्शन है वहां पर। नहीं करप्शन मतलब, मैं तो तेलंगाना रह के आई हूँ और जो सुना है मैंने और जो देखा है तो। जगनमोहन रेड्डी, I hope good sense strikes him at some point in time. ओके। एंड नवीन पटनायक, थोड़ा उड़ीसा और आसपास की राजनीति से बढ़ के देश की राजनीति के बारे में सोचें तो शायद बार बार भाजपा के साथ नहीं खड़े होंगे। ओके। और ये जो 3 स्टेट्स हैं इनमें एक में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान। और मुझे लगता है मोदी जी के लिए आज की तारीख में नंबर 1 खतरा, उनसे ज्यादा कैमरे पे नौटंकी दूसरा अब आज कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी सकते में, ये तो कंपटीशन दे रहे हैं। फैक्ट चाहिए। ओके, वेरी गुड, एंजॉयड। फंसा नहीं पाए देखिए आप मुझे। अरे नहीं, मुझे लगा 2-3 जगह खैर अच्छा किया आपने। लेट्स सी, ठीक है, बट इतना तो देना पड़ेगा। अब आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है। इस शो की क्लोजिंग आपको करनी है। अरे वाह, तो इस शो को करने में बहुत मजा आया मुझे। मानव गुप्ता जी के साथ पुरानी यादें ताज़ा हुई और कुछ नई बातें करी। मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं इनके साथ बैठकर ये शो करूंगी तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनेंगी और हम चाय नहीं लड्डू भी खाएंगे। वेल डन, थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू।